दो दोस्त हैं, दोनों दिल्ली के हैं। ठीक है, वो गए तीसरे दोस्त से मिलने कलकत्ता, और कलकत्ता में एक रोड एक्सीडेंट हो गया। तो अब ये बताइए कि ये जो रोड एक्सीडेंट हुआ है, इसमें दो लोग तो जो हैं वो दिल्ली के हैं, और एक्सीडेंट जो हुआ है वो कलकत्ता में हुआ है। तो वाद कहाँ दायर होगा? इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है सीपीसी की। अभी तक आप ये समझ गए होंगे, और टॉपिक क्या है वो भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले नोट डाउन करवा देती हूँ, फिर मैं आपको लीगल और अपनी लैंग्वेज दोनों में ही आपको समझाऊंगी आंसर, विथ फैक्ट, डाटा, केस लॉ और धाराओं के साथ। तो क्वेश्चन है, वाद दायर करने के स्थान संबंधी प्रावधान क्या है, संक्षेप में इनकी विवेचना कीजिए। व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सुइंग, डिस्कस देम ब्रीफली। ठीक, और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन सीधे यही नहीं पूछता है। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, वाद, आपको कोई वाद देकर समस्या के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन, और आपको उस समस्या के समाधान के रूप में पूरा आंसर लिखना होता है। तो बेसिकली स्थान संबंधी प्रावधान वाद दायर करने को आंसर यही लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ। और आपको इस ऑडियो क्लास को एकदम ध्यान से सुनना, और उसके बाद आप आंसर फॉर्मेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो होता है, आपको ये पता होगा कि वाद जो है वो दो तरह से होता है दीवानी मामलों में। एक तो चल संपत्ति का, एक अचल संपत्ति वाद होता है। लेकिन ये जो प्रोविज़न है प्लेस ऑफ फाइलिंग अ सूट, ये कहाँ पर है? सीपीसी की धारा 15 से 20 आप जब जाइएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि वाद दायर करने में न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उस वो। लेकिन मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि न्यायालय को अपना क्षेत्राधिकार मिला हुआ है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। लेकिन अब यहाँ पर उससे लिंक होकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि उनका स्थान संबंधी प्रावधान है क्या। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ जो वो है वो प्लेस ऑफ सूट है। बेसिकली वैल्यू ऑफ जो आपका ट्रायल है वो प्लेस ऑफ सूट पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ कि वाद जो है उचित स्थान पे उचित सक्षमता वाले न्यायालय में ही दाखिल किया जाना चाहिए। यहाँ उचित स्थान क्या होता है, उचित सक्षमता क्या होती है, इसके लिए हम चलेंगे 15 से 20 तक में। ठीक है, तो जिसमें 15 में कहा गया है कि न्यायालय जिसमें वाद दाखिल किया जाएगा। 16 में कहा गया वाद का वहाँ दाखिल किया जाना जहाँ वाद की विषय वस्तु स्थित है, मतलब जहाँ घटना हुई है। 30, अब इसके बाद ऐसी अचल संपत्ति से संबंधित वाद जो कई न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, यह है धारा 17। 18 क्या कहता है कि जहां न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं, लोकल जुडिक्शन अनिश्चित है, वहां वाद दाखिल करने का स्थान, धारा 18। धारा 19 क्या कहता है कि शरीर या चल संपत्ति, चलती फिरती जो संपत्ति होती है उसकी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए वाद, धारा 19। और अन्य वाद वहां दाखिल किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या जहां वाद हेतु उत्पन्न हुआ, यानी कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ, यह है धारा 20। अब ये सारी धाराएं तो आपको लग रहा होगा कि रटना पड़ जाएगा। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया और ये निश्चय कर लिया कि वे अपने विवाद को किस न्यायालय में निर्णय के लिए ले जाएंगे, जबकि अमुक कथित न्यायालय विवाद के लिए सक्षम न्यायालय नहीं है। मतलब उन्होंने डिसाइड किया, दोनों पक्ष ने डिसाइड किया कि हम इसी कोर्ट में जाएंगे, लेकिन एक्चुअली उस कोर्ट के जुडिक्शन भी नहीं कि वो उनका मामला सुन सके। तो जो एग्रीमेंट हुआ था कथित न्यायालय में अपना वाद, वो नहीं ला पाएंगे क्योंकि उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था, जबकि न्यायालय के जुडिक्शन में वो आता ही नहीं है। तो उनको कहाँ जाना होगा? अपने विवाद के सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उस वाद में निर्णय देने की सक्षमता रखते हो। अब आपका दीवानी संबंधी कोई मामला है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तो जाइएगा नहीं ना। आपका दीवानी संबंधी जो मामला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही तो जाएगा। और कैसे जाएगा, कौन से कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किस उसमें जाएगा, ये मैंने आपको जुडिक्शन वाले क्लास में समझाया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। अब दूसरा जो है वो है वाद उस स्थान के न्यायालय में दाखिल किया जाएगा जहां विषय वस्तु स्थित है। ठीक, तो अचल संपत्ति से संबंधित वाद को उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो संपत्ति आती है, यानी जिस जहाँ पर प्रॉपर्टी है वो वहाँ का जो न्यायालय उस क्षेत्राधिकार में वहीं पर। मान लीजिए अचल संपत्ति की वसूली के लिए वसूली किराया सहित हो और बिना किराए के हो या लाभ को, अचल संपत्ति का विभाजन करना हो। अचल संपत्ति मतलब नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे आपका कोई प्लॉट है, कोई बिल्डिंग है, वो सब अचल संपत्ति है। किसी का अन्य का अधिकार या हित का निर्धारण करना हो, किसी तरह से रॉन्ग प्रतिकर लगाया गया हो, कुर्की के अधीन चला गया हो संपत्ति की वसूली के लिए, तो ये सब क्या है, ये सब जिस न्यायालय के विषय वस्तु में आएगा आपको वहीं जाके उसी के क्षेत्राधिकार में उसी
स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार में जो न्यायालय पड़ेगा वो ही जा कर के आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सूट दायर कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं और अपना अनुतोष यानी रिलीफ की मांग कर सकते हैं, न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमको इस प्रॉपर्टी में ऐसे मतलब इसके बदले में क्या रिलीफ चाहिए। तीसरा, ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में वाद जो कई विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कई बार क्या होता है, एक ही प्रॉपर्टी जो होती है कई क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये धारा 17 बताता है कि मौलिक व्यवस्था क्या है कि जब ऐसे बहुसंख्यक संभावना हो जाती है कि आपका जो वाद है वो कई न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो आप क्या करोगे उस समय, क्या कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगा। तो आपको वादियों को ये पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप किसी भी दोनों जिलों में से किसी भी जिले के सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाके वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही न्यायालय क्या है, सक्षम है, ठीक। इसमें एक केस लिख सकते हैं, नरसिंह बनाम रजनी का मामला, जिसमें चुनाव करने की स्वतंत्रता केवल तभी उपलब्ध हो सकती है जबकि सिविल के व्यवहार प्रक्रिया संहिता दोनों न्यायालय में लागू होती है। चौथा है, जहां न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा अनिश्चित है, वाद संस्थित करने का स्थान। मतलब इसका क्या है कि यदि ये बात किसी कारण से अनिश्चित हो कि दो या दो से अधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो संपत्ति स्थित है जिसके विषय में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उन न्यायालयों में से कोई भी न्यायालय उस अनिश्चितता के विषय में कारण मांगेगा, ट्रायल करेगा, ट्रायल होंगे और फिर आवश्यक क्षेत्राधिकार देखा जाएगा और फिर न्यायालय डिसाइड कर लेगी। ये है धारा 18 में कि उपधारा 1 में दिया गया है। इसके बाद है शरीर तथा चल संपत्ति के प्रति अपकार। धारा 19 में है, चल संपत्ति के प्रति शरीर में किए गए अपकार के प्रति क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए अगर वाद प्रस्तुत करना है तो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिस जगह पे वो प्रतिवादी जिसको चोट लगी है, जिसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है, वो जिस क्षेत्र में निवास करता है उस क्षेत्र में जाएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड है कि दिल्ली का निवासी ए कलकत्ते में बी को मारता है। अब ए और बी पर या तो कलकत्ते में या दिल्ली दोनों ही जगह मुकदमा चल सकता है। फिर है दिल्ली का निवासी ए कलकत्ते में बी के प्रति मान हानिकारक कथन प्रकाशित करता है, तो ए और बी पर या तो कलकत्ते में या दिल्ली पे वाद चलाया जा सकता है। ये आप ए बी करके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। छठा है, अन्य वाद जहां प्रस्तुत किए जा सकेंगे वहां की जहां की प्रतिवादी निवास करते हैं या जहां कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है, जिस क्षेत्र में वो एक्शन हुआ है, घटना हुई है, वहां के हिसाब से डिसाइड होगा। तो इसमें भी आप कोई दृष्टांत करके लिख सकते हैं। जैसे ए है वो कलकत्ते का व्यापारी और बी है अपना व्यापार दिल्ली में करता है, तो बी अपने कलकत्ते स्थित एजेंट से ए की वस्तु खरीदता है और ए से कहता है कि वस्तु को नॉर्दर्न रेलवे को सौंप दे। अब ए क्या करता है, वस्तु की डिलीवरी कलकत्ते में कर देता है। ए वस्तु के मूल्य के लिए बी पर या तो कलकत्ते में या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहां उत्पन्न हुआ यानी दिल्ली में जहां बी व्यापार करता है, दोनों ही जगह वाद चला सकता है। एक समस्या है कि कानपुर निवासी ए लखनऊ निवासी बी के खिलाफ एक अपमानजनक लेख जौनपुर में प्रकाशित कर देता, तीसरे ही जिले में। तो लेख फैजाबाद में लिखा गया, छापा गया, ठीक, और बी ए के खिलाफ क्षतिपूर्ति हेतु वाद दायर करना चाहता है। तो वाद दायर करने का स्थान कैसे सुनिश्चित होगा, इसका समाधान क्या होगा। तो इस तरह से आप भी एग्जाम में समस्या और उसका समाधान करके लिख सकते हैं या फिर दृष्टांत करके लिख सकते हैं अगर आपको केसेस वाद जो है वो याद नहीं आ रहे हैं तो। और बेसिक जो है ये फंडा वो क्लियर होना चाहिए। प्लेस ऑफ फाइलिंग अ सूट का मतलब क्या है और धाराएं कौन कौन सी है 15 से 20 तक। अगर आप धाराओं को एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन नहीं भी डिफाइन कर पाते हैं, डिटेल नहीं लिख पाते हैं, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है कि ये जो वाद है वो क्षेत्राधिकार कैसे डिसाइड होगा, एक तो घटना स्थल के आधार पर डिसाइड होगा, जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में जो आपको बताया ना उस तरह से आप पूरा अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हैं और लास्ट में आप समस्या समाधान या फिर दृष्टांत करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब लेकिन तभी भी आपको कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बेसिकली ये ऑडियो क्लासेज हैं जिसका मकसद होता है कि एक टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, आपका वो टॉपिक पे कंसेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर फॉर्मेट कर सकिए कीवर्ड्स के साथ साथ। और लीगल लैंग्वेज को रटने से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। सिर्फ धाराएं और वाद का साथ मत छोड़िए, उनके साथ साथ आप अपनी लैंग्वेज में आंसर राइटिंग करिएगा तो क्या होगा, आपका आंसर